हेलो गाइस, वेलकम टू लॉ स्टॉर्मिंग। मैं हूँ शालिनी और आज हम डील करेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ किसी भी एक्ट को समझने से पहले इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो उस एक्ट का चैप्टराइजेशन, क्योंकि चैप्टराइजेशन काइंड ऑफ हमें पूरे एक्ट का ओवरव्यू दे देता है। और अगर हमें चैप्टराइजेशन पता होगा तो इट विल बिकम वे ईजियर फॉर अस टू एलिमिनेट ऑप्शंस इन एग्ज़ाम, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें आपसे सीधा सेक्शन पूछ लेते हो और पॉसिबल नहीं है सारे सेक्शंस रटना। बट अगर हमें रेंज पता होगा कि इस सेक्शन से इस सेक्शन तक इस चैप्टर में, तो आपका काम बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। एटलीस्ट अगर क्लोज ऑप्शंस नहीं आए, आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शंस। सो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में टोटल 74 सेक्शंस हैं एंड 8 चैप्टर्स में डिवाइडेड है ये एक्ट। ये बाइफर्केशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ही दिया गया है, बट मैंने यहाँ पे बस इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है, आप इसको देख लो। एंड नाउ वी विल डील विद ईच एंड एवरी चैप्टर इंडिविजुअली एंड सेपरेटली। तो पहला चैप्टर जो है प्रिलिमिनरी, उसमें सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 3 तक है। नाउ हर एक एक्ट की तरह इस एक्ट का भी सेक्शन 1 ले डाउन करता है कि इस एक्ट का शॉर्ट टाइटल क्या होगा, ये कहाँ तक एक्सटेंड करता है, कब फोर्स में आया। सो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। From 31st October 2019, this act extends to whole of India जब से जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया है। Now this act came into force on 1st October 1932। ये पूरा एक्ट इंडियन पार्टनरशिप came into force on 1st October 1932 except सेक्शन 69। सेक्शन 69 एक साल के बाद फोर्स में आया on 1st October 1933। सेक्शन 69 क्या है? सेक्शन 69 हमें बताता है इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन क्या होगा। नाउ वी ऑल नो कि पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना मैंडेटरी नहीं है, पर अगर आप रजिस्टर कराते हो देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस टू इट, और अगर नहीं कराते हो तो उसके इफेक्ट क्या होंगे, दैट इज़ व्हाट सेक्शन 69 टॉक्स अबाउट। नाउ सेक्शन 2 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, उसमें डेफिनेशन लेड डाउन है। नाउ देयर वेरियस टर्म दैट आर डिफाइंड सेक्शन 2 में, और सिर्फ सेक्शन 2 में ही डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है, अदर प्रोविजंस भी हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जिसमें सर्टेन टर्म्स आर डिफाइंड। बट सेक्शन 2 के फ्यू इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक्ट ऑफ अ फर्म। नाउ एक्ट ऑफ अ फर्म क्या होता है? कोई भी एक्ट या ओमिशन बाय ऑल द पार्टनर्स, बाय एनी पार्टनर या एजेंट which gives rise to a right enforceable by or against the firm. So कोई भी act or omission which gives rise to a right enforceable by or against the firm is an act of firm. This is given under section 2A of Partnership Act. 2B क्या बोलता है? 2B simply business को define करता है and it says कि business includes every trade, occupation and profession. Now section 2D says कि third party कौन है? तो कोई भी इंसान जो पार्टनर नहीं है फर्म में, वो थर्ड पार्टी है, दैट्स ऑल। सो इट सेज थर्ड पार्टी यूज्ड इन रिलेशन टू अ फर्म और टू अ पार्टनर देयरइन मीन्स एनी पर्सन हु इज नॉट अ पार्टनर इन द फर्म, दैट्स ऑल। नाउ सेक्शन 3 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट सेज कि जो अनरिपील्ड प्रोविजंस हैं ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो अप्लाई करेंगे एज इट इज़ टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एक्सेप्ट वो प्रोविजंस जो कि इनकन्सिस्टेंट है वो अप्लाई नहीं करेंगे। सो इफ़ यू नो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट था पहले इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी। इफ़ यू अभी भी गो एंड चेक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो आपको पता चलेगा कि उसके चैप्टर 11 में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डेल्ट था, बट फिर वहाँ से वो प्रोविजंस हटा दिए गए थे। जब वो प्रोविजंस रिपील हुआ, ये फ्रेश एक्ट बना। सो दिस एक्ट ऑल्सो सेज कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई करेंगे, बट वो इनकन्सिस्टेंट नहीं होने चाहिए। जितना इनकन्सिस्टेंट पोर्शन होगा वो नहीं अप्लाई करेगा। Now, Chapter 2 talks about nature of partnership. इसमें सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 8 तक डेल्ट है। Now, सेक्शन 4 again define few terms like partnership, partner क्या होता है, firm क्या होता है, firm name क्या होता है। Like I said, सिर्फ सेक्शन 2 में definition नहीं given है, सेक्शन 4 also defines. Now, partnership क्या होता है? कोई भी relation between persons who have agreed to share the profit of the business. तो mind it guys, it's only profit of a business, not profit and loss. Alright, so partnership is the relation between person who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. Partners, suppose there are 4 individuals एक firm में, so 4 individuals individually partners होंगे and collectively हम उनको firm बोलेंगे, और वो अगर XYZ name के अंडर ऑपरेट कर रहे हैं, that will be called firm name.
इसके बाद सेक्शन 5 हमें बताता है कि पार्टनरशिप इज़ नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस बट वो अराइज होता है फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। इसीलिए अगर आप जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर हो या फिर आप बर्मीज़ बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ हो जो साथ में बिजनेस कर रहे हो, दैट डज नॉट नेसेसरली मेक यू अ पार्टनर। सो सेक्शन 5 बस यही बोलता है कि रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप जो है वो अराइज करता है फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 6 टॉक्स अबाउट मोड ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। ये सेक्शन सिंपली क्या बोलता है कि अगर आपको डिटरमाइन करना है वेदर अ ग्रुप ऑफ पर्सन इज और इज नॉट अ फर्म, रिगार्ड शैल बी हैड टू द रियल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज। जस्ट बिकॉज दो लोग प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, इट इज़ नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ पार्टनरशिप। तो अगर आपको जानना है कि पार्टनरशिप है या नहीं, यू विल हैव टू पे अटेंशन कि म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। अगर म्यूचुअल एजेंसी है देन ओनली दैट रिलेशन इज पार्टनरशिप। इसीलिए वील पे अटेंशन टू द रियल रिलेशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टीज। इसीलिए जस्ट बिकॉज अगर लेंडर ऑफ मनी को आप प्रॉफिट शेयर कर रहे हो उसके साथ, या फिर सर्वेंट और एजेंट को रेम्यूनरेशन पे कर रहे हो, या एन्युटी पे कर रहे हो विडो या चाइल्ड को, या फिर प्रीवियस ओनर को कंसिडरेशन दे रहे हो फॉर सेल ऑफ गुडविल, ऑल दीज थिंग्स विल नॉट कम अंडर पार्टनरशिप। क्योंकि इन सारे सिचुएशन में आप बस प्रॉफिट का थोड़ा सा पार्ट इनके साथ शेयर कर रहे हो, पर आपके और इनके बीच में जो रिलेशनशिप है देयर इज़ नो म्यूचुअल एजेंसी। सो इसीलिए ये सारे रिलेशनशिप पार्टनरशिप नहीं है। नाउ कमिंग टू सेक्शन 7, सेक्शन 7 टॉक्स अबाउट पार्टनरशिप एट विल। तो कोई भी पार्टनरशिप जिसमें ड्यूरेशन स्पेसिफाइड नहीं है या प्रोविजन नहीं है फॉर डिटर्मिनेशन, तो वो पार्टनरशिप इज़ पार्टनरशिप एट विल। उसके बाद सेक्शन 8 सेज और टॉक्स अबाउट पर्टिकुलर पार्टनरशिप। सो एज द नेम सजेस्ट, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, अगर कोई भी पार्टनरशिप किसी पर्टिकुलर एडवेंचर या अंडरटेकिंग के लिए तो उसे पर्टिकुलर पार्टनरशिप बोलेंगे। इसके बाद चैप्टर 3 हमारा टॉक्स अबाउट रिलेशन ऑफ पार्टनर टू वन अनदर। इसमें सेक्शन 9 से लेकर सेक्शन 17 तक डेल्ट है ना। सेक्शन 9 टॉक्स अबाउट जनरल ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स। अब जनरल ड्यूटीज़ क्या होते हैं पार्टनर के? इफ़ यू थिंक ऑफ इट, उनका ड्यूटी है टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, जस्ट एंड फेथफुल रहना टू ईच अदर, रेंडर ट्रू अकाउंट and full information of all things affecting the firm to any partner or his legal representative. उसके बाद सेक्शन 10 says कि ड्यूटी क्या होगा पार्टनर का टुवर्ड्स फर्म। इट says that the partner will indemnify the firm for any loss caused by the partner by fraud. उसके बाद सेक्शन 11 says कि राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या होंगे पार्टनर्स के? इट विल बी determined by contract. और ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है, एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट मे बी वेरीड बाय कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। नाउ सेक्शन 11(2) टॉक्स अबाउट अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। नाउ इफ़ यू थिंक ऑफ सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो क्या बोलता है कि कोई भी अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड। हाउएवर सेक्शन 11(2) says that notwithstanding anything contained in section 27 of the Indian Contract Act 1872, such contracts may provide that a partner shall not carry on any business other than that of the firm while he is a partner. So, ऐसा कुछ भी restraint लगाना is valid. This is an independent section and it is notwithstanding section 27 of the Indian Contract Act. इसके बाद section 12 talks about the conduct of the business. It says that every partner has a right to take part in the business, attend diligently to the duties of the partnership. उसके बाद अगर कोई भी डिफरेंस अराइज करता है एज टू ऑर्डिनरी मैटर, तो वो डिफरेंस विल बी डिसाइडेड बाय द मेजॉरिटी। बट अगर आपको कोई चेंज लाना है इन द नेचर ऑफ द बिजनेस, देन यूल नीड कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। सो अगर आपको बिजनेस के नेचर को ही ऑल्टर करना है तो वो डिसीजन यूनानिमस होना चाहिए। एंड ऑल्सो पार्टनर्स हैव राइट टू एक्सेस एंड टू इंस्पेक्ट एंड कॉपी एनी ऑफ द बुक्स ऑफ द फर्म। इसके बाद सेक्शन 13 ले डाउन करता है म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर। ना ये बहुत ही जनरल प्रोविजन है, इसमें कुछ भी समझाने जैसा नहीं है। अ पार्टनर इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव रेम्यूनरेशन फॉर टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू शेयर इक्वली इन द प्रॉफिट्स अर्नड एंड शैल कॉन्ट्रीब्यूट इक्वली टू द लॉसेज सस्टेन्ड बाय द फर्म। थर्ड बोलता है कि वेयर अ पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल सब्सक्राइब बाय हिम, वो इंटरेस्ट विल बी पेएबल ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। Fourth point says that a partner making for the purpose of the business any payment or advance beyond the amount of capital, तो अगर उसने कैपिटल के बियॉन्ड कुछ एडवांसेस दिए हैं
he will get interest on that at the rate of 6% per annum. उसके अलावा the firm shall indemnify a partner in respect of payment made and liabilities incurred by him, and a partner shall indemnify the firm अगर उसके वजह से कोई लॉस कॉज हुआ है फर्म को तो. ठीक है. इसके बाद सेक्शन 14 talks about the property of the firm. It says that the property of the firm includes rights and interest in the property originally brought into the stock of the firm, plus it also includes the goodwill of the business. इसके बाद section 15 talks about the application of the property of the firm. It says that subject to the contract between the partners, property of the firm shall be held and used by the partners exclusively for the purpose of the business. So it's very self-explanatory. इसके बाद section 16 talks about personal profits named by partners. So this section says subject to contract between the partners, अगर कोई भी partner profit derive करता है from any transaction of the firm या फिर from the use of the property or business connection of the firm, so उस केस में he will account for that profit and pay it to the firm. Now 16b simply says कि अगर एक पार्टनर कैरी ऑन कर रहा है कोई भी बिजनेस ऑफ द सेम नेचर competing with that of the firm, उस केस में भी he shall account for and pay to the firm all profits made by him in that business. After this, section 17 talks about rights and duties of partner. It says कि subject to the contract between the partners, अब इसमें 3 scenarios हैं. After, the first one being after a change in the firm. सो जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म चेंज हो रहा है और एक रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म है अब, सो राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो पार्टनर की हैं इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म वो सेम होंगी एज इट वाज बिफोर द रिकॉन्स्टिट्यूशन. सेकेंड सिनारियो है अगर एक्सपायर हो जाता है टर्म ऑफ द फर्म, लेट्स से पार्टनरशिप वाज फॉर 5 years, वो एक्सपायर हो गया, उसके बाद भी पार्टनर्स कंटिन्यू कर रहे हैं टू कैरी ऑन द बिजनेस. सो उसके बाद जो फिर से म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं पार्टनर की वो सेम होंगी एज इट वाज बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द फर्म. फिर थर्ड सिनारियो है कि जहाँ पे पार्टनरशिप में कोई एडिशनल अंडरटेकिंग्स आर कैरीड आउट, सो उस एडिशनल अंडरटेकिंग में भी म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ पार्टनर की सेम होंगी जो एग्जिस्ट कर रही थी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग्स. Alright, so this brings us to the end of the video, guys. Thank you. If you liked the video, please like, share and subscribe to the channel और comment करके बताओ कि आपको कैसा लगा वीडियो.